पिछली कुछ वीडियो में हम लोगों ने कुछ रिलेशंस डेराइव किए थे, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। आज इन रिलेशंस के आधार पे एक चीज़ डिसाइड करना है कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसमें एक जो फैक्टर है ये बेसिकली टाउ, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वही टाइम है जितनी देर तक इलेक्ट्रॉन बिना कॉलिजन के स्टेट ट्रेवल करता है। आपको मालूम है जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया गया था तो कितनी बार सक्सेसिव कॉलिजन इलेक्ट्रॉन सफ़र कर रहा था। तो यहाँ पर जितनी देर के लिए वो स्टेट चले लैटिस स्ट्रक्चर में, वो उसका रिलैक्सेशन टाइम होता है और उसी का एवरेज जब निकालते हैं तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ से डिनोट करते हैं। अब अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, वो ज़्यादा स्पीड से चलेगा और तब कॉलिजन के नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसा मेटल में होगा और इसलिए मेटल के केस में कॉलिजन का नंबर बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाना, यानी टेम्परेचर के साथ आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर रेजिस्टिविटी के लिए टेम्परेचर के साथ एक एम्पिरिकल रिलेशन लिखें तो ये रिलेशन आपको रो इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फ़ा टी होता है, जहाँ पर रो नोट रेजिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर और रो बेसिकली एट गिवन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल होगा। थोड़ा सा इसी रिलेशन को आगे बढ़ाते हुए अगर हम शेप एंड साइज़ को भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो इधर L बाय ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी L बाय ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो रिलेशन है ये कुछ ऐसा मिलेगा, अल्फ़ा डेल्टा टी। ये चीज़ अभी जैसे यहाँ पर ये रो है तो बेसिकली ये रो L बाय ए है, तो आप इसको तो R लिख पाएंगे और ये जो कि रो नोट था इसीलिए R नोट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी बन जाएगा। तो ये दो रिलेशन बताते हैं कि टेम्परेचर के साथ है ना रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का क्या रिलेशन होता है। चलिए आगे अब इन्हीं रिलेशंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा और व्याख्या कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग परिचय हो जाएं। यहाँ पर एक अल्फ़ा आया है, जिस अल्फ़ा का आप देखेंगे तो वैल्यू अगर रो के टर्म में चाहिए तो रो माइनस रो नोट डिवाइडेड बाय रो नोट इंटू डेल्टा टी, और अगर रेजिस्टेंस के टर्म में चाहिएगा, एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करें, तो आर नोट डेल्टा टी आएगा, जिसको हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, जिसको हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ये रेजिस्टिविटी का है और वो रेजिस्टेंस का है। ओके, अभी टेम्परेचर कोफिशिएंट भी डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा, आप ये भी देख सकते हैं। अगर एनसीईआरटी का टेबल नंबर 3.1 देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि रेजिस्टिविटी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दिया है। इसका मतलब साफ है कि टेम्परेचर बदलने से सबकी रेजिस्टिविटी बदलेगी। तो पहला केस हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर बेसिकली मेटल, वहाँ भी मेटल के साथ ही स्टार्ट किया है और जितने भी मेटल होते हैं वो बेसिकली कंडक्टर ही होते हैं, एक आधे एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा की वैल्यू की बात करेंगे, इस अल्फ़ा की, तो ये बेसिकली आपका लार्ज भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। अब एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस किसी को भी इनिशियली वैल्यू जो था वो 10 था। ओके, यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा का वैल्यू लार्ज है, मतलब ऐसा नहीं कि वो 1000 मिलियन या लाख होगा, ये 10 के टर्म में होगा, 10 टू द पावर -3 बात करते हैं। और जो टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं वो 100 के ऑर्डर में मान लीजिए। ठीक है, ये हमारे लिए पॉसिबिलिटी होगी, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे केस में देखिए ये 10 और यहाँ पर 1 प्लस, ठीक है, ये 0.1 हो जाएगा, यानी
10 इंटू 1.1 यानी 11। ओके, तो ये दिख रहा है कि इनिशियल आपका क्या था, 10 था, फाइनल 11 हो गया। किसी की बात करें, रेजिस्टेंस की या रेजिस्टिविटी की। टेम्परेचर के साथ ये वेरिएशन बड़ा क्लियर है। इसी टेम्परेचर के साथ वेरिएशन को अगर हम प्लॉट करके दिखाना चाहें, इधर टेम्परेचर ले लें। ओके, तो इस तरफ आर या रो ले लें, दोनों में से कोई। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इसके पास स्लोप भी है और स्लोप सिग्निफिकेंट है। मतलब ये टेम्परेचर के साथ आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑब्लिक रेजिस्टिविटी वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, वेरिएशन क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एक्सिस में इंटरसेप्ट क्यों लिया है। तो यह इंटरसेप्ट लेने का एक रीज़न है ना। हम टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में बता रहे हैं, तो अगर यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी 0 नहीं होता। अगर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को 0 करना है तो हमको कहाँ जाना होगा, है ना। वैसे टेम्परेचर तक पहुँचना होगा जिस टेम्परेचर पे सभी तरह के मूवमेंट स्टॉप हो जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूवमेंट छोड़ देगा और रैंडमली लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर नहीं मूव करेगा। और ये ओकेजन कब आएगा, जब टेम्परेचर 0 केल्विन के आसपास आ जाएगा। और अगर ये संभावना हो जाए तब 0 केल्विन के आसपास चूँकि किसी तरह का कॉलिजन नहीं है तो रेजिस्टेंस 0 हो जाए, और जब रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो हम कंडक्टर नहीं, उसका नाम सुपर कंडक्टर रखेंगे। तो इसीलिए आपने देखा है कि लो टेम्परेचर पे बहुत सारे मटेरियल्स मिले हैं ऐसे जिन्होंने सुपर कंडक्टिविटी की फेनोमेना शो की है। अभी कुछ केल्विन तक, 92 केल्विन के आसपास तक के मटेरियल डिजाइन किए जा चुके हैं जो सुपर कंडक्टर जैसा काम करते हैं। फ्यूचर में इस पे वर्क जारी है। आगे देखिए, सुपर कंडक्टर अगर रूम टेम्परेचर पे मिल जाए तो कल्पना कर सकते हैं कि कितना स्वर्णिम दिन होगा वो फिजिक्स के हिसाब से। ओके, तो ये हम बात कर रहे थे। अब अगर हम एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे चले जाते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि रेजिस्टेंस आगे बढ़ते जा रहा है, आगे का स्लोप थोड़ा सा और स्टीप हो जाएगा। यानी एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी बहुत लो हो जाएगी। हो सकता है कि इंसुलेटर का बिहेवियर भी अटेंड हो जाए। ओके, तो ये बातें थी किसके केस में, ये बातें थी आपको इन केस ऑफ मेटल। मेटल के बाद से दूसरा जो नंबर आता है डिपेंडेंसी के लिए वो बेसिकली एलॉय है। दूसरा है एलॉय। एलॉय में नाइक्रोम आ गया, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, ये सब सारा कुछ। और उनके रेजिस्टिविटी टेबल में देख रहे होंगे कि रेजिस्टिविटी मेटल के कंपैरिजन में काफ़ी हाई है। एक और बात है कि उनका अल्फ़ा जो होता है लार्ज तो नहीं, स्मॉल होता है, ठीक है, एंड पॉजिटिव होता है। तो ऐसे केस में हम अगर इसको 10⁻⁻5 के आसपास मान लें, ठीक है, तो यहाँ जो नंबर चेंज होगा वो कितना 0.1 हो जाएगा, 0.01, ठीक है। तो ऐसे केस में 1.001 यानी ये 10.01 के आसपास ऑलमोस्ट वही रहा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है। इसलिए स्लोप इतना नहीं रख करके इस स्लोप को बहुत कम रखना। हाँ, वेरिएशन है, ऑब्वियस है कि पहले 10 था, 10.01 हो गया है, तो वेरिएशन है लेकिन बहुत कम है। तो ऑलमोस्ट आपको इसको उसी एक्सिस के पैरेलल ही दिखाना होगा, स्लाइट वेरिएशन होगा। यही कारण है कि जब हम हीटिंग डिवाइसेस के कॉयल वगैरह चूज करते हैं तो वहाँ पर हमारा चॉइस एलॉय ही होता है। आप देखेंगे हीटर के जो कॉयल हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं। बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि हीटिंग के कारण जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होने का भी चांस होता है और साथ ही साथ रेजिस्टेंस चेंज होने का भी डर रहता है। एक तो एलॉय ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी
बहुत मिनिमम कर देते हैं, ऑक्सीडेशन उनमें बहुत कम होता है। और दूसरी चीज़ है कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए बहुत जल्दी मेल्ट या फ्यूज नहीं होते। ओके, तो फाइनली इस वजह से हम एलॉय को हीटिंग डिवाइसेस के कॉइल एट्सेट्रा में यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो बेसिकली एक नया चीज़ है, थर्ड, ये आप देखेंगे इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के केस में भी आप देखेंगे कि इसकी रेजिस्टिविटी एलॉय के कंपैरिजन में भी काफ़ी हाई होती है, मेटल से तो हाई होती ही है। और अल्फ़ा जो है ये पॉजिटिव नहीं, स्मॉल नेगेटिव होता है। अगर अल्फ़ा स्मॉल नेगेटिव है तो वैसे केस में क्या होता है कि यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि अल्फ़ा नेगेटिव है। और ऐसे वजह से अगर आप डिस्कस करेंगे तो ये हाँ माइनस हो गया, तो यहाँ पर है ना 0.99 समथिंग हो जाएगा। ओके, तो ये रेजिस्टेंस आप जब देखेंगे या रेजिस्टिविटी देखेंगे तो 9.9 समथिंग आएगा, जो कि वेरी क्लोज टू द 10 है। तो वैसे केस में अब ये ग्राफ इस तरह से नहीं दिखाना होगा, ठीक है। अगर ये पैरेलल एक्सिस है तो ये कुछ इस तरह से टेम्परेचर के साथ है ना, और ये डिक्रीजिंग स्लोप, नेगेटिव स्लोप दिखा रहे हैं। ओके, नीचे की तरफ, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ किसका, इंसुलेटर का डिक्रीज करेगा। पहले दोनों केसेस में आपने देखे कि इंक्रीज कर रहा था, एक में तो काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहा था, दूसरे में बहुत कम लेकिन इंक्रीज ऑलमोस्ट कांस्टेंट होते हुए भी इंक्रीजिंग ट्रेंड ही था। यहाँ पर आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड मिला, ये डिक्रीज करता हुआ दिखा। यानी अगर आप इंसुलेटर की बात करें तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे पूरी तरह से कंडक्टर तो नहीं, लेकिन कंडक्टर बनने की उसमें पॉसिबिलिटी है। आप जानते हैं कि एयर बेसिकली बहुत उम्दा किस्म का इंसुलेटर माना जाता है, लेकिन लाइटनिंग एंड थंडरिंग के समय एयर का ब्रेकडाउन होता है और वही एयर कंडक्ट करने लगता है। ओके, तो वहाँ भी कुछ ऐसा माहौल होता होगा। अभी हम सबसे इम्पॉर्टेंट एंड चौथे वाले में चलते हैं। ये थोड़ा सा डिस्कशन अलग है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ऐसे सेमीकंडक्टर के लिए ये एम्पिरिकल रिलेशन से अलग थोड़ा सा एक रिलेशन और देखना पड़ेगा। वहाँ पर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के लिए ये रिलेशन हम यूज नहीं करते, यहाँ थोड़ा हमारा रिलेशन कुछ और होता है। जैसे आपने ये तो लिख के रखा है R0 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ पर रेजिस्टिविटी के लिए सबसे पहले नंबर डेंसिटी की बात करें, n = n0 e⁻ (Eg/kT). और कंडक्टिविटी सिग्मा की बात करें, सिग्मा आप जानते हैं रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, तो ये सिग्मा नोट है ना e⁻ (Eg/kT) होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें दो सिचुएशन है ना, अगर t बहुत लो हो, टेंस टू 0 के, तो वैसे केस में आप देखिए सिग्मा = सिग्मा नोट e⁻1/0 इज इन्फिनिटी, मतलब -इन्फिनिटी, यानी सिग्मा = 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये बिहेवियर इंसुलेटर के जैसा हो जाएगा। और अगर t को हम बहुत हाई कर दें, t टेंस टू इन्फिनिटी, तो वैसे केस में आप सिग्मा = जब लिखेंगे तो सिग्मा नोट है ना Eg/, ये इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी मतलब e⁻, 1/∞ मतलब 0, यानी e⁻0, -0 लिखने का भी कोई प्रभाव नहीं है, यानी सिग्मा = सिग्मा नोट। सिग्मा = सिग्मा नोट होने का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी फाइनाइट होना, यानी इस केस में ये बिहेव करेगा कंडक्टर के जैसा। तो एक बात तो तय हो गया कि अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करें तो अल्फ़ा की बात अभी ठीक है, स्मॉल नेगेटिव वाला मैटर रख सकते हैं, सॉरी
लार्ज नेगेटिव कह सकते हैं इसको, लेकिन उससे ज़्यादा ऑथेंटिक डिस्कशन ये है। आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब रेजिस्टिविटी तो घट रही है ना। और अगर रेजिस्टिविटी घट रही है और बड़ी शार्पली घट रही है तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज कैरियर होते हैं और टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा, जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वहाँ पर ब्रेक करेंगे, नंबर एंड डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नंबर डेंसिटी बढ़ जाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और वो कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर को बहुत लार्ज कर देंगे तो सुपर कंडक्टर जैसा सेमीकंडक्टर काम करेगा। यहाँ लिमिटेशन बता रहा है कि टेम्परेचर बहुत लार्ज होगा तो भी सेमीकंडक्टर कंडक्टर का ही प्रॉपर्टी अटेंड कर पाएगा। अदरवाइज एट 0 केल्विन के आसपास अगर आप बात करें तो सेमीकंडक्टर प्योरली इंसुलेटर होता है। तो ये सभी के टेम्परेचर वेरिएशंस आपको मिल गए। बेसिकली आपको ग्राफ वगैरह प्लॉट करने के लिए आता है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।